स्वागत है साथियों, आप सभी का टारगेट ऑन में। और मैं सोहम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर में देख रहे हैं कि यूपीएसआई में किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। उसी श्रृंखला में मैं आज एक और पेपर आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें आज आप देखेंगे 2 दिसंबर 2021 के शिफ्ट 2 का पेपर एनालिसिस। ठीक है ना। शिफ्ट 2 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्या इनका पैटर्न है, ये सारे टाइप के सवालों को मैं आज इस सेशन में कराने वाला हूं। एक बार सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, फटाफट हर जगह फैला दो, सबको बता दो कि मैथ्स वाली क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है ना। चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन से सेशन का आप सभी के लिए साथियों। बेहतरीन से सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम टारगेट यूपीपी यूपीएसआई एग्जाम्स विद रवि सर टारगेट ऑन पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा। वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सभी बच्चे। ठीक है। इसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं कि ये हमारे संस्थान के कॉलिंग नंबर्स हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, इन पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी बैच में अगर आपको कोई दिक्कत है, इंक्वायरी है, तो आप इन पे कॉल मैसेज करके जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अब हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। ठीक है ना। आज के बेहतरीन से सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं। और देखिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। लिखा है अ शॉपकीपर सेल्स 2 bags each for 55,000 rupees. On one he gains 27%, on the other he loses 27%. एक पे उसे 27% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पर उसे 27% का लॉस होता है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजेक्शन। पूरे ट्रांजेक्शन में उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको। आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार प्रत्येक को 55,000 रुपए में बेचता है, यानी दोनों की सेलिंग प्राइस समान है। वैसे तो जब सेलिंग प्राइस समान होती है तो किसी भी सवाल को लगाने के लिए जब सेलिंग प्राइस इक्वल होती है तो आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं लगा सकते, लेकिन यहां पे उसे जितना पहले पर लाभ हुआ है उतना ही दूसरे पर लाभ हुआ है, तो आप R² / 100% से इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर लगा सकते हो। यानी कि इस सवाल में उसे ओवरऑल लॉस होगा, और वो लॉस किसके बराबर होगा, तो जितने परसेंट का है उसी का स्क्वायर बटे में 100। खैर ये तरीका सब में नहीं लगता है कि नहीं, क्रमागत से लगा देते हैं। जब एसपी समान होता है तो हर क्वेश्चन को क्रमागत से नहीं लगा सकते, ठीक है ना। बट यहां वैल्यू सेम है, लाभ और हानि दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप ये तरीका लगा सकते हो। 27 का स्क्वायर 729 होता है बटे में 100, यानी कितना हो जाएगा, 7.29% का लॉस आएगा उसे। 7.29% का लॉस आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है। समझ में आया सभी को? सारे बच्चे बताओ, सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई भी डाउट है इसमें? बढ़िया और अच्छा और इजी क्वेश्चन है आपके लिए। दूसरा देखिएगा, लिख रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि। देखिए ये जो सारे क्वेश्चंस है ना बच्चा, ये जो सारे क्वेश्चन है वो यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के 2 दिसंबर 2021 के शिफ्ट 2 का ये पेपर है आपके लिए। ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं सारे आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन है। कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करते हुए, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 11,500 रुपए की राशि 30% की वार्षिक दर से उधार दी गई, और कितने वर्ष में यह राशि 19,435 हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे लगाएं। देखिए ये आपका प्रिंसिपल दिया है और ये आपका अमाउंट दिया है। 11,500 रुपए का प्रिंसिपल है और 19,435 रुपए का आपको अमाउंट है। देखिए एक बात तो कंफर्म है। क्या कंफर्म है, देखिए ध्यान से, एक बात तो कंफर्म है कि ये पक्का या तो किसी का स्क्वायर होगा या तो किसी का क्यूब होगा। ये 100% श्योर है कि या तो किसी का स्क्वायर होगा या तो किसी का क्यूब होगा। भाई ये तो श्योरिटी है यहां पे। लेकिन उससे पहले हम इसको एक चीज और कर देते हैं, इसको पहले काट के छोटा बना देते हैं। जैसे ये 5 से कट रहा है, 5 से कटेगा कितनी बार में, 23, यानी 2300 बार में कट जाएगा। उसी तरह से 5 से हम इसको भी काट सकते हैं, तो ये कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 5 से, 5 से 15, 4 बचा, 5 अठे 40, 4 बचा, 5 अठे 40,
3 बचा, 5 सते 35। अब ये नंबर किससे कटने लायक है एक बार और आप देख सकते हैं। देखिए 5 से काटा, 5 तरीके 15, 4 बचा, 5 अड़े 40, 4 बचा, 5 अड़े 40, 5 सते 35। अब ये नंबर किसके बराबर है? अब ये भी देखो फिर से किससे कट सकता है। तो आपने कहा कि सर अगर हम इसको फिर से काटना चाहेंगे तो ये 23 से कटेगा, 23 से कटेगा ये 100 बार में, है ना। जैसे जैसे कटे वैसे वैसे काट दीजिए। और 23 से कटेगा, 23 एक कम 23, 23 एक कम 23, कितना बचा? 15, 158, है ना। 23 छक्का 138, कितना बचा? 20, और 23 नवा 207, तो ये आ गया 169। कितना आ गया? 169। तो आपने कहा कि सर एक तरफ प्रिंसिपल आपका 100 है और दूसरी तरफ प्रिंसिपल आपका 169 है। अभी देखिए क्या ये किसी का स्क्वायर है या किसी का क्यूब है? तो आपने कहा हाँ सर ये स्क्वायर नंबर है। ये किसका स्क्वायर है? तो ये 10 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? तो आपने कहा सर ये 13 का स्क्वायर है। अगर ये 10 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब कंफर्म है कि इसका आंसर 2 साल आएगा। अगर क्यूब होता तो आंसर 3 साल आता, पावर 4 होता तो आंसर 4 साल आता। अब मन में ये सवाल होगा कि सर आपने तो 30% का यूज ही नहीं किया जो 30% क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्चुअली में 30% का यूज आप यहां से कर सकते हो कि 10 से वैल्यू 13 हो रही है यानी रेट आपकी 30% है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप इस मेथड में इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। क्रॉस चेक करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको लगाने का जो अप्रोच होता है वो भी ऐसा ही आपको रखना होता है। इसी अप्रोच से अपने क्वेश्चंस को आप लगाने का प्रयास करिए जो अप्रोच यहां पे आपको मैंने बताया है। ठीक है, सभी को क्लियर है? सारे साथियों बता दो सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहां तक? ऑल ओके ना बच्चा? अब अगर आप इसको बेसिक से लगाना चाहते हो तो आप बेसिक से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से भी लग जाएगा। जो अमाउंट का आपका फॉर्मूला होता है रखिए सीधे प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस R/100 की पावर में टी। आप ये फॉर्मूला पुट करिए, अमाउंट की वैल्यू 19,435, प्रिंसिपल 11,500, रेट आपको दिया है 30%, यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी। आप इससे भी कर सकते हैं बट ये थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशन ज्यादा लेके आएगा। जो तरीका मैंने बताया वो बहुत ही शानदार है। आप जो भी आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है उसको काट पीट के छोटा बनाइए अगर कट जाए तो, है ना, जब तक कटे। उसके बाद जब ना कटे आपको लगे कि अब नहीं कट रहा है तो उसके बाद सोचिए कि या तो किसी का क्यूब होगा या तो किसी का स्क्वायर होगा। अगर स्क्वायर है तो 2 साल होगा आंसर, अगर क्यूब है तो 3 साल होगा आंसर, पावर 4 है तो 4 साल होगा आंसर। ठीक है बच्चा? अगला देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। लिखा है कि 48 माइनस 23 माइनस 500 भागे 2 माइनस 10 माइनस 35 भागे 5 भागे 3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास का सवाल है। देखिए 48 माइनस में 23 माइनस में 500 में 2 से भाग करेंगे तो 250 आएगा बच्चा। कितना आएगा? 250 आएगा। माइनस में 10 माइनस 35 में 5 से भाग करेंगे तो 7 आएगा और भागे में 3। ठीक है, अब आपको भी पता है कि पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा। आप सभी बच्चों को पता है कि पहले हमारा सबसे छोटा सॉल्व हुआ, उसके बाद मझला सॉल्व होगा आपका, मझला ब्रैकेट आपका सॉल्व हो जाएगा इसके बाद। तो आपने कहा 48 माइनस 23 माइनस, अब देखिए ध्यान से, अब 10 माइनस 7 तो 3 होता है, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 249, क्योंकि 1 से 1 माइनस होगा 249 आ गया, है ना। ये आ गया आपके लिए, है ना। सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है। चलिए तो 48 माइनस, अब देखिए इसको जब घटाएंगे तो ये कितना आएगा? माइनस में 226, 226 ये इसमें ऐड हो जाएगा तो 8 6 14, 4 2 6 1 7 और ये 274 प्लस में आएगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस मिलके। तो 274 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। कितना आया आंसर सारे बच्चे बताइए? 274। 274 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। मुझे नहीं लग रहा है कि आप में से किसी को कोई भी डाउट होना चाहिए। बहुत अच्छा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन है आपके लिए। किसका सवाल है? बोर्ड मास का सवाल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से सभी सारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। आपसे कह रहा है कि अजय और भास्कर ने 8:9 के अनुपात में, क्या कह रहा है? अजय और भास्कर ने 8:9 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी शुरू किया, साझेदारी का व्यवसाय शुरू किया। चांद 6 महीने बाद भास्कर के बराबर राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ गया। ठीक है, तो 1 वर्ष के अंत में लाभ को अजय और भास्कर और चांद के बीच किस प्रकार से वितरित किया जाएगा? मेरे बाबू ध्यान से इस चीज को समझिएगा। मैंने आपसे कहा देखिए 3 लोग हैं, अजय है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, अजय है, भास्कर है और चांद है।
अजय ने 8 रुपए लगाए मान लो और पूरे 12 महीने के लिए लगाए। भास्कर ने 9 रुपए लगाए मान लो पूरे 12 महीने के लिए लगाए। इसी तरह से चांद ने, कह रहा है चांद 6 महीने बाद भास्कर के बराबर पैसा लगाता है। भास्कर के बराबर, तो भास्कर का पैसा कितना है, 9 है, तो 9 रुपए लगाए हैं, लेकिन 6 महीना बाद आया तो केवल 6 ही महीना लगाएगा। अब देखिए 6 से इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं आप। 6 से 2 बार में घटेगा, 6 से 2 बार में घटेगा, 6 से 1 बार में घटेगा, तो ये हो जाएगा 8 दूनी के 16, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है। 9 दूनी के 18 और ये 9 एक कम 9, 16 18 9, ये इनके लाभांश का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो है। और यही चीज आपसे मांगा जा रहा है कि उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या बनेगा। तो उनके प्रॉफिट का रेशियो बनेगा 16 18 9, 16 18 9, ये उनके प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल है, आराम से कर रहे हो आप सभी लोग, बहुत ही इजी है। क्योंकि देखिए जो प्रॉफिट होती है ना, जो प्रॉफिट होती है वो रुपीज और टाइम के रेशियो में बांटी जाती है। तो रुपीज ये रहा और टाइम जो दिया है, साल भर की बात कर रहा है, तो उस हिसाब से कर लिया हमने। अगला देखिए, अगला ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था और मैं आपसे बोल रहा हूं कि यूपीएसआई के सभी शिफ्टों में इस तरह के डेटा पे सवाल बने हैं आपके एग्जाम में। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पेशेंस से सवालों को लगाना है, और ये बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन आपके लिए। ए किसी कार्य को 102 दिनों में करता है, यानी ए किसी कार्य को 102 दिनों में 102 दिनों में करता है, ठीक है। बी उसी कार्य को 153 दिनों में करता है, और सी उसी कार्य को 204 दिनों में करता है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी कभी ऐसा बड़ा बड़ा नंबर आए तो आप एलसीएम निकालने से पहले इनको थोड़ा सा और छोटे स्तर में इनका फैक्टर कर दीजिए सारे बच्चे, ठीक है। छोटे स्तर में फैक्टर करिए तो आपको पता चलेगा कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, 51 गुणे 2 लिख सकते हैं बच्चा, 51 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 51 गुणे 3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 51 गुणे 4 लिख सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब आप आराम से एलसीएम ले लीजिए। देखिए 51 आपका कॉमन हो गया है ना, और 2 3 4 का लसा आता है 12, तो 12 हो गया। 2 से भाग करेंगे, देखिए 51 तो कॉमन ही है, 2 से भाग करेंगे तो 6 बार, 3 से भाग करेंगे तो 4 बार, और 4 से भाग करेंगे तो 3 बार। कह रहा है यदि तीनों एक साथ कार्य करें, तीनों एक साथ कार्य करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यह चीज आपसे पूछा जा रहा है। तीनों को एक साथ काम करवाना है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों अगर एक साथ काम करते हैं बच्चा तो टोटल काम कितना हो गया। तो आपने कहा 12 कम 12, 12 पंचे 60 61, 612 बटे में 6 4 10 3 13 की क्षमता के साथ करेंगे तो 13 चौक को 52, 4 बार में कितना बचा, 9 2 92, 13 7 91, 1 बचा, 47 सही 1 बटे 13 दिन का समय लगेगा। 47 सही 1 बटे 13 दिन का समय लग जाएगा। आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो इसी प्रकार से जैसा मैंने आपको बताया, 47 सही 1 बटे 13 दिन। क्वेश्चन समझ में आया सभी को, सारे बच्चे बता दो सबको समझ में आया। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है क्या, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो दोबारा पूछ लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 47 होल नंबर 1/13 days विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। एक बार सभी बच्चे सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर देना जितने लोग देख रहे हैं। अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहां पे लिखा है 23.04 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम बताइए 23.04 यानी 2304 किसका स्क्वायर होता है, तो 48 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम 4.8 लिख देंगे इनटू में 17.64 किसका स्क्वायर होता है, तो 17.64 है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि उधर से क्या है, देखो ध्यान से, ये 42 का स्क्वायर है, किसका, 42 का। तो इसको 4.2 लिख देंगे भागे 5.76 किसका स्क्वायर है, तो आपने कहा सर 5.76 2.4 का स्क्वायर है, तो 2.4 का स्क्वायर है गुणे में 70.56 किसका स्क्वायर है, 7056 बेटा किसका स्क्वायर होता है, तो आपने कहा 7056 जो होता है 84 का स्क्वायर होता है, तो 8.4 आ जाएगा, यहां पे 8.4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जहां पे भाग है उसका मतलब बटा, बाकी तो सब गुणा में ही है, तो 4.8 गुणे 4.2 गुणे 8.4, ये तीनों तो ऐसे हो जाएंगे क्योंकि तीनों गुणा में है, और ये 2.4 का डिवीजन है तो 2.4 से भाग कर देंगे, तो ये 2 बार में काट देगा इसको। 2 का गुणा 4.2 में होगा तो 8.4 गुणे 8.4 यानी 84 का स्क्वायर, और 84 का स्क्वायर तो ये दिया था 7056, तो ये 70.56 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन।
70.56। कौन सा आंसर आएगा इसका? 70.56 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ में आया? अगला देखो, ये बहुत ही हलवा सवाल है, कोई भी इसको बता सकता है, ये इतना इजी क्वेश्चन है। एक संख्या को 18 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है, उसी संख्या के वर्ग को अगर 18 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा? देखिए, कल भी मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन बताया था, मैंने कहा कि कोई संख्या है उसको 18 से विभाजित करिए तो आपका शेषफल 3 आता है। जो आपका शेषफल आता है ना, मान लीजिए कि वही वो संख्या है। जो आपका शेषफल आता है, मान लीजिए बच्चा कि वही वो संख्या है जिस संख्या की बात हो रही है आपसे। ठीक है, तो यानी n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे क्वेश्चन में? तो आपने कहा 3 आ गई n की वैल्यू। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को 18 से विभाजित किया जाए। उसी संख्या के वर्ग को यानी n के स्क्वायर को 18 से विभाजित किया जाए। n का मान 3 है तो 3 के स्क्वायर को 18 से विभाजित किया जाए, यानी 9 को अगर आप 18 से विभाजित करोगे तो 18 से 0 बार भाग जाएगी और रिमाइंडर तो 9 ही आएगा मेरे भाई। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा इस क्वेश्चन का रिमाइंडर। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसी अप्रोच से जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो 9 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। जब भी कभी ऐसा बोले कि उसी भाजक से विभाजित किया जा रहा है, जब भी कभी ऐसा बात कहे आपसे, आप तुरंत उस संख्या को वही मान लेना जो आपको रिमाइंडर दिया हुआ है। अगला देखिए, अगला देखिए, ये भी हमारा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एम एन की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है। m जो है वो n की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है, इसलिए वह किसी कार्य को n से 242 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। तो देखिए, ये m है और ये n है, दो लोग हैं m और n। m n की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है, तो इनकी क्षमता के बारे में लिखा हुआ है आपके सामने कि कह रहा है m जो है वो 3 गुना है, किससे? n से। n से 3 गुना है m, ये चीज आपसे कह रहा है। n से 3 गुना है m, ठीक है ना? अच्छा, तो टाइम का जो रेशियो होगा बच्चा वो उल्टा हो जाता है, क्योंकि टाइम का जो रेशियो होता है वो इफिशियंसी के उल्टा होता है। क्योंकि कॉमन सी बात ये होती है कि अगर आपकी इफिशियंसी ज्यादा है तो इसका मतलब आपको समय कम लगता है किसी कार्य को करने में, और अगर आपकी इफिशियंसी कम है तो आपको ज्यादा समय लगता है किसी कार्य को करने में। तो यहां पे वही बात आपसे की जा रही है। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 1:3 हो जाएगा, टाइम का रेशियो। अब मेरे बाबू एक चीज बताओ, सारे लोग, सारे बच्चे एक चीज बताना, आपसे कह रहा है कि इसीलिए वह मतलब m किसी कार्य को करने में n से 242 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। 242 दिन कम समय में कार्य पूरा करने में सक्षम है, इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, m को इससे कितना कम समय लग रहा है? तो आपने कहा सर 2 का मान, और 2 का मान दिया है कि 242 दिन उसे लग रहे हैं। कितना गुना है? तो 121 गुना है, 121 गुना है। तो कह रहा है n पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? n पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा? n की जो टाइम है वो 3 के रेशियो में है, तो मल्टीप्लाई बाई 121 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 363 दिन लगेंगे, 363 दिन। n को कितना लगेगा? 363 दिन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। 363 दिन आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, सबको समझ में आ रहा है? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। बहुत अच्छा और बहुत इजी क्वेश्चन बना ये आपके लिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग सभी बच्चे बता दीजिए कि आगे बढ़ जाएं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई है? किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट कुछ भी हो तो आप पूछो दोबारा। बढ़िया है ये क्वेश्चन आपके लिए। अगला देखिए, नेक्स्ट कह रहा है 480 का 20% 590 के 40% से x% कम है। देखो, 480 का 20% निकालो, कितना आता है? 48 दूनी के 96। 590 का 40%, 590 का 40%, 59 चौको 236 आएगा, क्योंकि 60 चौको 240, 4 कम है ना? 4 9 36, 4 5 20 तो 23, 236। अब कह रहा है कि 480 का 20% यानी 96
है ना। 590 के 40% से, 590 का 40% 236 है, 236 से x% कम है। बताओ ये कितना कम है, बताओ कमी कितना है, जल्दी बताओ सारे बच्चे, कितना परसेंट कम है। तो आपने कहा सर कितना कम है, उसको निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना कम है। तो मुझे लग रहा है 140 कम है। किससे कम है बच्चा 140? तो आपने कहा 236 से। तुलना किससे हो रही है? 590 के 40% से, जिससे तुलना हो रही है वो नीचे जाता है, तो 236 नीचे हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 100, है ना। चलिए 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 से ये 59 टाइम्स में जाएगा और 4 से 35 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3500 बटे में 59। देखिए अगर ये 60 होता तो लगभग 6 बार आंसर जाता, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 6×6 थोड़ा सा 6 से कम आएगा, यानी 59.32% आएगा। इसको सॉल्व करोगे 59.32% अप्रॉक्स में आने वाला है। क्योंकि आप बताओ ना 59 का स्क्वायर कितना होता है, आप मुझे बताओ 59 का स्क्वायर कितना होता है। तो 59 का स्क्वायर जब आप निकालते हो, मैंने पूछा 59 का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चा, मैंने पूछा 59 का स्क्वायर, तो 59 का स्क्वायर 9 ज्यादा है तो 9 का स्क्वायर 81 और 25 में 9 जोड़ते हैं तो 34। 59 का स्क्वायर इतना है तो ये 3500, इससे थोड़ा सा उससे ज्यादा है तो आंसर यही आएगा 59.32। ये इसका करेक्ट और एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। अगला देखिए, आपसे कह रहा है कि उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 60 है और पाई का मान 3.14 है। देखिए अर्धगोला, अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर की बात हो रहा है। अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर की बात हो रहा है बच्चा, है ना, हेमिस्फीयर की बात हो रहा है। अब अगर हम हेमिस्फीयर को समझें तो हेमिस्फीयर में दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं। एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है जिसे कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं वो होता है 2πr²। और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। ये टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², ठीक है ना बच्चा। तो अगर ये 3πr² है तो वैल्यू पुट करो 3 गुणे पाई का मान 3.14 कह रहा है पुट करने के लिए, तो 3.14 आपने पुट कर दिया और r की वैल्यू दिया है 60, तो आप यहां पे 60 का स्क्वायर करोगे तो 60 का स्क्वायर कितना होता है, इसका इसमें गुणा करो, 14 पहले 3 का 9, 9.42 गुणे में 60 का स्क्वायर 3600, ठीक है ना। अब ये जो दशमलव है बीच का, ध्यान से देखो, ये जो दशमलव है बीच का वो 2 जीरो से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, यानी सीधे 942 गुणे 36 करना है। 36 दूनी के 72, 7 बचा, 36 के 144, 7 151, कितना बचा 15, 36 9 324 और 15 339, तो 33912, 33912 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। समझ में आ रहा है सभी को? कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी 33912, है ना। ऑल क्लियर? कोई डाउट आप में से किसी को भी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए और आराम से आप इसको सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, कह रहा है एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 27:28 है ना। पुरुष 27 के अनुपात में और महिलाएं 28 के अनुपात में। कह रहा है पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, तो कॉलेज में पुरुषों महिलाओं का नया अनुपात क्या होगा। देखिए मैंने कहा ये पुरुष हैं यानी कि मेल हैं और ये फीमेल हैं। ये पहले का अनुपात दिया है कि पहले 27 थे और 28 थे, ये पहले की बात है ना। अभी आपसे कह रहा है कि इनको बढ़ाना है। देखिए इनको बढ़ाना है बच्चा, कितना बढ़ाना है, तो पुरुषों की संख्या में 20% का इंक्रीजमेंट करना है। तो आपने इनको 20% इंक्रीज किया
और महिलाओं की संख्या में 30% इंक्रीज करना है, तो इनको 30% इंक्रीज किया। ये बताइए जब आप 27 को 20% बढ़ाएंगे तो ये 120 हो जाएगा अपने आप का। उसी तरह से जब आप 28 को 20 बढ़ाएंगे तो ये अपने आप का 130 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये बाद का रेशियो है, यही चीज आपसे पूछा जा रहा था। काट के छोटा कर दीजिए, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, ठीक है ना। 4 से काट दीजिए 3 बार, 4 से काट दीजिए 7 बार, 27 तरीका 81 और 13 सत्ते 91। तो रेशियो जो बन के नया रेडी होगा वो 81 और 91 बन के रेडी होगा। क्या बन के रेडी होगा बच्चा? 81 और 91। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, डी ऑप्शन। बताओ भैया, सबको समझ में आ रही बातें? है ना, 81 अनुपात 91, ये आपका करंट नया रेशियो हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे छोटी संख्या को 11, 15 और 12 से विभाजित करने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो अगर आपको सबसे छोटी संख्या चाहिए तो आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका? 11 का, 12 का और 15 का। 11, 15, 12 का लसा जो आएगा वो कितना आएगा? 660 आएगा लसा। 660 आ जाएगा इनका एलसीएम, है ना। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 660। कह रहा है शेषफल 7 बनता है, तो इसमें 7 जोड़ दो। यानी जो संख्या आपसे मांगी जा रही है, यानी जो अभीष्ट संख्या की बात हो रही है आपसे बच्चा, जिस संख्या की आपसे बात हो रही है वो संख्या कितनी हो जाएगी? 667 हो जाएगी। वो संख्या, जिस संख्या के बारे में आपसे बात की जा रही है वो संख्या 667 हो जाएगी। अब आपसे यह कह रहा है कि अगर उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाए, यानी 667 को, किसको? 667 को आप 9 से डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 की डिविजिबिलिटी जो होती है वो अंकों के योग पे डिपेंड करती है, अंकों का योग। तो जोड़ दीजिए, 6 6 12 7 19, 19 में 9 से भाग करो, 9 दूनी 18, 1 बचेगा, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। आप इसमें 9 से भाग करोगे ना तो रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। देखिए, कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है आपके एग्जाम में कि भैया बहुत आपकी हालत खराब हो जाएगी, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया यूपीएसआई में, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल रहा है, बहुत ही मैथ्स के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 18-20 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, बाकी 4-5 क्वेश्चन आपके डीआई के आते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत नॉर्मल है, कोई ऐसा बहुत हैक्टिक लेवल नहीं है आपके लिए। कुछ डेटा कभी कभी ऐसे होते हैं जिनका कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है, जिनमें थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट ज्यादा होता है, बट अगर आप ध्यान से करेंगे, चीजों को अच्छे से सीखेंगे और थोड़ा सा कैलकुलेटिव माइंडसेट अगर आपका है, लाइक आपको टेबल आता है, स्क्वायर आता है, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यदि ए एक्स से वाई तक 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर y से x तक 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है, पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है? यहां पे उसकी दूरी समान है, x से y जाता है और y से x आता है। तो जब दूरी समान होती है तो एवरेज स्पीड निकालने का जो तरीका होता है बच्चा, एवरेज स्पीड निकालने का जो तरीका होता है उसका एक फॉर्मूला भी होता है, 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस s2। ये एक फॉर्मूला भी होता है, बाकी टाइम एंड वर्क वाले मेथड से भी कर सकते हैं हम लोग, बट 2 ही चाल है तो बेहतर है कि आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, आसान है ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स इनटू, पहली स्पीड है 42, दूसरी स्पीड है 96, 42 और 96 को ऐड कर दो, है ना, 4 दो ऐड करना ना s1 s2, तो 6 दो 8 और 9 4 13, 138 आ गया। अब आप 6 से काट सकते हो इसको, 6 से काट दीजिए 16 बार में, 6 से काट दीजिए तो 23 बार में। अब देखिए 16 दूनी के 32, 32 का गुणा 2 बार, 32 दूनी के 64, 6 बचा, 32 को 128, 6 134, 1344 बटे में 23 इसका आंसर आया। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं क्योंकि ऑप्शन में पूरा सॉल्व किया गया है, तो पूरा सॉल्व कर देते हैं। 23 से भाग करेंगे, 23 पंचे 115, 19 बचा 194, 23 अठे 58 दशमलव में जा रहा है, 58.43, ये इसका ऑप्शन मिल गया, 58.43। बताइए किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है? कितने आसान क्वेश्चन है। अगर आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट पता है, ये एवरेज स्पीड कब लगता है? जब आपकी डिस्टेंस क्या होती है बच्चा? सेम होती है। अगर आपकी डिस्टेंस सेम है तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो यहां पे।
ठीक है, अगला देखिएगा सारे बच्चे ध्यान से, नेक्स्ट देखिएगा कैसे करेंगे इसको। कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 10, 19, 20 और 38 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है ना, शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आप एलसीएम निकालिए, किसका, 5 का, 10 का, 15, 19 का, 20 का और 38 का। इसका एलसीएम मेरे हिसाब से कितना आएगा, देखो 20 में सब समाहित है, 19 दूनी के 38, 380 आ जाएगा। यानी सबसे छोटी संख्या 380 है। सबसे छोटी संख्या जो इन सबसे डिविजिबल होगी, 5, 10, 19, 20, 38 से जो डिविजिबल होगी वो 338 है। आपसे कह रहा है शेषफल 3 मिले, तो इसी में 3 जोड़ दो, यानी 383 वो संख्या है जो इन सबसे भाग करने पर शेषफल 3 मिलेगा। लेकिन हमसे तो 4 अंकों वाली मांग रहा है, तो इसको हम 4 अंकों में ले चलते हैं। तो 38 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 4 अंक तक पहुंच जाए। तो 38 दूनी के 76 और 38 तिरिका, तिरिका में पहुंच जाएगा, 114 होता है। तो इसका गुणा 3 बार पढ़ो, 38 तिरिका 114, तो 1140 हो गया। लेकिन शेषफल 3 चाहिए था, तो इसमें 3 जोड़ना होगा, 1143, 1143 ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1143 है, जिसमें अगर आप 5 से भाग करो, 10 से भाग करो, 19 से भाग करो, 20 से भाग करो या 38 से भाग करो, शेषफल प्रत्येक दशा में 3 बचेगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, बाई ऑप्शन क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, देखो आपसे कह रहा है कि भैया 10 से भाग करने पर शेषफल 3 आना चाहिए, तो इकाई अंक पे 3 हो। ऑप्शन में ना यहां इकाई अंक पे 3 है, ना यहां इकाई अंक पे 3 है, ना यहां इकाई अंक पे 3 है, एक ही जगह बस 3 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, सवाल सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने ऑप्शन को हिट एंड ट्राई मेथड में डाल दिया तो। ठीक है, अगर हिट एंड ट्रायल में डाला तो फिर तो बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है 980 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं, मतलब 3 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो। 980 तक कितनी संख्याएं हैं, तो आपने कहा सर 980 में अगर हम 3 और 7 दोनों से डिविजिबल लेंगे, 3 7 का एलसीएम ले लो, 21 आएगा। 21 से भाग कर लो, देखो तीनों दोनों से विभाज्य चाहिए ना, तो 3 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 7 का एलसीएम 21 है, तो जो संख्या 21 से घटेगी वो 3 और 7 दोनों से घटेगी। तो 21 से भाग कर देते हैं, इसमें 21 से भाग करिए, 21 चौक 84, कितना बचा 14, मतलब 21 छक्का 126, तो 46 नंबर। ऐसी संख्याओं की संख्या 46 होगी। यानी कि 901 से लेकर 980 तक टोटल 46 नंबर हैं, जिनमें हम 3 और 7 से भाग करें तो वो डिविजिबल होंगे 3 और 7 दोनों से, है ना। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे थोड़ा उल्टा पूछ देता कि 3 या 7 से भाज्य कैसे हैं, मतलब 3 और की जगह या लिख देता कि 3 या 7 दोनों से भाज्य, तो फिर इसका आंसर अलग हो जाता। फिर आप पहले 3 से भाग करते, फिर 7 से भाग करते, उन दोनों को जोड़ देते, फिर 21 से भाग करते, जो आता उसको उन जोड़ में से घटा देते, तो आंसर मिलता। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। 251 उर्वरक बैग का औसत वजन 51 केजी है, 51 केजी है। यदि बॉक्स के वजन जिसमें उर्वरक बैग रखे जाते हैं को भी शामिल कर लिया जाए, तो प्रति उर्वरक बैग का परिकलित औसत 0 पॉइंट, है ना, कैलकुलेटेड एवरेज 0.6 केजी बढ़ जाता है। तो आपसे कह रहा है बॉक्स का वजन, अरे मेरे भाई बॉक्स का वजन ऐड करने से औसत इतना बढ़ रहा है, प्रत्येक डिब्बा जो औसत होता है वो प्रत्येक डिब्बे का मान होता है, आप ऐसा समझो। यानी प्रत्येक बैग का वजन 0.6 है। टोटल 251 बैग्स हैं, तो 251 में कितना बॉक्स का वजन तो डायरेक्ट आ जाएगा ना, डायरेक्ट निकाल लोगे। देखो आपने कहा सर 251 बैग्स हैं और सबका वजन 0.6 केजी बढ़ रहा है, यानी वो 0.6 केजी प्रत्येक बॉक्स का वजन है। तो टोटल कितना आ गया बॉक्स का वजन, तो आपने कहा 6 कम 6, 6 पंचे 30, 6 दूनी के 12 3 15, 150.6 केजी। यानी उस उर्वरक जितने भी बैग्स में शामिल है उन सभी बॉक्स का टोटल वजन 150.6 केजी है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए अगला देखिए, एक मोबाइल को 14,105 रुपए में 35% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 28,210 रुपए में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ हानि क्या होता। देखिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा।
एक मोबाइल को 14,105 में 35% की हानि पर बेचा जाता है। मतलब आप यहां से देखो 35% का लॉस है। 35% का मतलब हो गया 7/20। तो ये आपका सीपी है 20 आपका सीपी है, 7 का लॉस है, तो आपके एसपी का मान आ जाएगा 13 और एसपी की वैल्यू दिया है कि $14,105 जो भी दिया है, ठीक है ना। अब भाग करिए यहां से, कल भी ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, है ना, जो दूसरा वाला मैंने पीवाई क्यूज आपके लिए सॉल्व कराया उसमें भी मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए कराए थे, उसमें भी इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आया था आपके लिए, ठीक है ना। अब 13 से भाग करिए, तो आपने कहा 13 एक कम 13, एक बचा, भाग नहीं जा रही, 0, 110 हो गया, 13 अठे 104, 13 पचे 65, 1085 गुना, तो इसमें भी 1085 का गुणा कर दो, 0, 5 दूनी के 10, 8 दूनी के 16, 2 एक कम 2 है, गड़बड़ हो गया, 217, ठीक है ना, 5 दूनी के 10, 8 दूनी के 16, 17 आएगा, ठीक है ना बच्चा। तो 217,000 आपका ये सीपी आ गया, आपका ये क्या आ गया बच्चा, सीपी आ गया। अब आपसे कह रहा है कि अगर इसे 28,210 में बेचा गया होता, कितने में बेचा गया होता, 28,210 में, यानी एक और एसपी आपको अलग से दिया है, 28,210 में बेचा गया होता, तो आप बताइए आपको क्या होता, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट होता, प्रॉफिट होता। प्रॉफिट के दो ऑप्शन दिए तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए प्रॉफिट कितने का है, तो 1 0 और 12 में से 7 गया तो 5, ठीक है, 5 और यहां 27 में से 21 गया तो 6, ठीक है ना, यही आ रहा है, ठीक है, बटे में 21700 गुड़े में 100, है ना। अब देखिए ये आसान क्वेश्चन है आपके लिए, 00 से 00 कैंसिल, 2 3 6 17 3 51, तो ये 30 बार में कट जाएगा, तो 30% का प्रॉफिट आएगा आपके पूरे इस क्वेश्चन में, 30% का लाभ, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी विकल्प, 30% का प्रॉफिट आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन में बच्चा। बताइए किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आराम से आपने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़े, इसके बाद हम लोग, यहां तक क्लियर है सभी बच्चे, बताओ यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है आपसे कि गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करें, जीपी का योगफल निकालना है। अब मेरे भाई देखो जीपी का योगफल तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि कल भी मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें जीपी का योगफल मांगा जा रहा था, और यहां पे भी जीपी का योगफल मांगा गया है, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं वो सारे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के पीवाई क्यूज 2 दिसंबर 2021 के शिफ्ट 2 का ये पेपर एनालिसिस है, यानी जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहां पे करा रहा हूं, ठीक है ना बच्चा। तो अब जो सीरीज दी हुई है उसको ध्यान से देखिए, यहां पे जो जीपी दिया, जो प्रोग्रेशन दिया है 11/5 है, 11/25 है, 11/125 है, 11/625 है, और ऐसे ही चल रहा है, एन टर्म तक है, आपसे कह रहा है nth टर्म तक है ना, एन पदों तक है, तो एन पदों का आपको योगफल बताना है, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहां से मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमें इसका पहला पद तो पता है, वो तो चलो पहले कॉमन रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे आता है, तो T2 अपॉन में T1, यानी दूसरा पद बटे में पहला पद, दूसरा पद बटे में पहला पद, या देखो इसका कितना गुना ये हो रहा है, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दो 11/25 दूसरा पद बटे में पहला पद 11/5, आपको पता है जीपी है तो आना ऐसे ही है, तो डायरेक्ट आप करिए इसी तरीके से, है ना, क्योंकि पहले तो हम लोग चेक करते हैं कि जीपी है कि नहीं है, बट क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दिया है कि जीपी है, तो डायरेक्टली T2 अपॉन T2 T1 से आ जाएगा। तो आपने कहा सर ये 11/25 आ जाएगा, गुणे में 5/11 आ जाएगा, 11 से 11 खत्म, 5 से काट देंगे 5 बार में, तो इसका आंसर आएगा 1/5, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है भैया, 1/5, ये क्या आ गया, आर आ गया, आर मतलब होता है कॉमन रेशियोज, तो ये आपका कॉमन रेशियो है जिसकी वैल्यू कितनी आई है बच्चा, जिसकी वैल्यू आई है 1/5, कॉमन रेशियो की बात हो रही है यहां पे, ठीक है ना, कॉमन रेशियो 1/5 आ गया है। अब एक चीज और देखो यहां से सारे बच्चे,
एक चीज और देखो सारे बच्चे ध्यान से, ठीक है ना, हमारे लिए आर का मान कैसा है, देखो आर का मान जैसा होता है ना वैसा ही क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो आर का मान आप देखोगे कि एक से क्या है, छोटा है। आर का मान बच्चा एक से छोटा है, आर की वैल्यू जो है वो एक से कम है। अगर एक से कम है आर का मान, तो यहां पे जो एस एन का फॉर्मूला होता है वो ये लगेगा, ए इंटू में 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, ये लगेगा। अगर आर का मान एक से बड़ा होता, तो कल मैंने एक से बड़ा वाला जो क्वेश्चन था उसमें आर की वैल्यू 6 दिया था, कल मैंने कराया था आपको, जो शिफ्ट 1 का पेपर था उसमें आर की वैल्यू एक से बड़ा था। उसमें क्या होता है, ये पहले होता है ये बाद में होता है बस, और आर माइनस 1 ये पहले और ये बाद में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां तक ऑल ओके है। अच्छा, अब देखना मेरे भाई ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से देखना, यहां से ए का मान कितना है, तो आपने कहा सर 11/25 है ए का मान, 11/25 है ए का मान हो गया, है ना। अगला 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी आई है, आर की वैल्यू 1/5 है, तो इसको आराम से पेशेंस से आपको सॉल्व करना है। एन का मान आपको नहीं पता, एन जैसे है वैसे ही है, एन जैसे है वैसे ही है, ठीक है ना, एन जैसे दिया है वैसे ही एन का मान है, एन में कोई दिक्कत है नहीं। होल डिवाइड बाई 1 माइनस और आर का मान 1/5 है, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं। आपने कहा कि सर अगर इसके बाद हम देखें यहां से, तो इसका मान कितना आ गया, देखो इसका मान आ गया 11/25, है ना। इसको सॉल्व करो, ये कितना आता है, 5 एकम 5 माइनस 1, 4/5 आता है इसका मान, ठीक है ना, 4/5 आता है इसका मान। तो ये 4/5 ऊपर जाएगा तो ये 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। बाकी तो चीजें ऐसे ही रहने वाली हैं जैसे आपको दिख रहा है यहां पे। बताइए सारे बच्चे, सही है ना, यहां तक सही है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/5 की पावर n, इस तरीके से ये हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया, एक बार और देख लो आप सभी लोग, ऑल ओके है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट किसी को तो नहीं है। मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। देखो थोड़ा सा मैंने शायद कुछ गड़बड़ी की है, हाँ मैंने गड़बड़ी यहां की है कि इसका मान 11/5 है, ए का मान मैंने 11/25 लिखा है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। देखिए ये 11/5 है, अब ठीक है, 11/5 है, 5 है ये, ठीक है ना, अब ठीक है। चलिए, तो अब आप यहां से क्या कहोगे कि सर देखो ये 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 11/4, है ना। और बचा क्या, 1 माइनस 1/5 की पावर में n, और ऐसा ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आपको ऑप्शन में ऐसा ही एक ऑप्शन मिल जाएगा, 11/4 1 माइनस 1/5 की पावर n, ऑप्शन नंबर डी। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है, 11/4 1 माइनस 1/5 की पावर n, ये इसका आंसर आ गया, आराम से एकदम इजी तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। क्लियर है सबको, सारे बच्चे बताओ क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और जीपी के n पदों का योगफल इसी तरीके से आता है, ये इसका फॉर्मूला है। जब आर का मान बड़ा होता है, जब आर का मान एक से छोटा होता है, जैसे 1/5 तो एक से छोटा है ना, और जब आर का मान सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, सपोज करिए कि आपने कहा सर आर का मान ऐसा आया जिसमें आर का मान एक से बड़ा है, लाइक आर का मान 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, ऐसा कुछ आर का मान आया, तो ऐसे टाइम पे जो एस एन होता है बच्चा, उसका फॉर्मूला होता है ए इंटू में आर की पावर n-1 अपॉन में r-1, तब ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। तो डिपेंड करता है, अगर इसका क्वेश्चन आता है तो हमेशा डिपेंड करता है कि आर की वैल्यू कैसी दी गई है, जैसी आर की वैल्यू है वैसा ही इसका एस एन का फॉर्मूला लगेगा। एक व्यापारी अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, जिसका क्रय मूल्य 21,500 रुपया है। देखो, जब भी कभी आपको सीपी और एमपी में रेशियो निकालना हो, जब भी कभी भी आपको सीपी और एमपी में अगर आपको रिलेशन चाहिए होगा, कभी भी याद रखना कि सीपी और एमपी में अगर आपको रिलेशन चाहिए होगा तो इसका क्या रिलेशन बनता है, कैसे लगता है। देखिए, सीपी में हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट लगता है, और एमपी में हमेशा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस लगता है।
ठीक है भैया, यही इसका तरीका होता है। क्या कहा आपने कि सीपी में 100 माइनस डिस्काउंट लगता है और एमपी में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस लगता है। सिंपल लॉजिक एकदम, ठीक है, सिंपल लॉजिक एकदम। अब देखो डिस्काउंट कितने की है, 20 की, तो 100 माइनस 20। प्रॉफिट कितने की है, एमपी। उल्टा होता है, जो डिस्काउंट होता है एमपी का वो सीपी की तरफ लगता है, जो सीपी में प्रॉफिट होता है एमपी की तरफ लगता है। तो 100 प्लस 20, तो ये आएगा 80 और ये आएगा 120। ठीक है, ठीक है, इसको काट के और छोटा करते हैं तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3, यानी एमपी 3 के रेशियो में है और सीपी 2 के रेशियो में है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको क्वेश्चन में दिया है बच्चा कि क्रय मूल्य की वैल्यू इतना दिया है, तो क्रय मूल्य यानी सीपी, ठीक है ना। ये जो सीपी है इसका मान दिया है, कितना दिया है, 21,500। क्या गुना है, देखो 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम 2, 0, 2 सत्ते 5 0, तो 10,750 गुना, इसमें 10,750 गुना का गुणा कर देंगे। 0 3 5 15, 7 3 21 1 22 और 3 एक कम 3, तो 32,250 रुपया। 32,250 रुपया ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 32,250 रुपया विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। समझ में आ रहा है आप सभी को, बताइए, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। सीपी और एमपी का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसी बिहाफ पे इसी तरह के क्वेश्चंस को लगाएंगे। अगला देखिए, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक विमान 21 घंटे में ए से बी के बीच की दूरी, क्या कहा आपने कि 21 घंटे में ए से बी के बीच की दूरी तय करता है। यदि विमान की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में 26 घंटे में तय करता है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए। अच्छा एक बात बताइए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अच्छा पहली बार में, पहली केस में देखते हैं, पहली केस के अकॉर्डिंग, पहली केस में डिस्टेंस को अगर d मान लें, स्पीड को अगर s मान लें, तो टाइम कितना लगा था, 21 घंटा, यानी d की वैल्यू है 21s के बराबर, d की वैल्यू है 21s के बराबर, ठीक है ना। या फिर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे बताता हूं, एक चीज बताओ, चाहे वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चले, चाहे वो अपनी स्पीड को कम करके चले, चलेगा तो उतनी ही दूरी ना। आप बताओ बच्चा, चलेगा तो उतनी ही दूरी ना, चाहे स्पीड कम करके चले चाहे ओरिजिनल स्पीड से चले। तो आपने कहा सर दोनों डिस्टेंस समान है, डिस्टेंस 1 की वैल्यू डिस्टेंस 2 के बराबर है, तो यहां से स्पीड 1 इंटू टाइम 1 बराबर स्पीड 2 इंटू टाइम 2, स्पीड 2 इंटू टाइम 2, ठीक है बच्चा, स्पीड 2 इंटू टाइम 2 हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। अच्छा अब इसके बाद सुनना, पहली स्पीड कितनी है आपकी, ध्यान से देखिए कि पहली स्पीड कितनी है, नहीं पता स्पीड कितनी है, तो हम मान लेते हैं स्पीड है x, ऐसा हम मान लेते हैं कि स्पीड हमारी x है, टाइम कितना लग रहा है 21 घंटा। बाद में कह रहा है विमान की गति को 220 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, कम कर दी जाए, यानी x से 220 कम कर दिया जाएगा, और टाइम कितना लग रहा है, अब 26 घंटे का टाइम लग रहा है, इंटू में 26 घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 21x बराबर 26x माइनस में 22 का गुणा, 22 छक्का 132, 22 दूनी के 44, 13 57, ठीक है। ये 26x इधर आएगा, 5x की वैल्यू 5720, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1140, x की वैल्यू कितनी आ गई, सही है 1144 आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, ठीक है ना, 44 किलोमीटर पर घंटा। ये आपकी क्या आ गई है, स्पीड आ गई है, जो आपकी स्पीड है ना वो 1144 किलोमीटर पर घंटा है, ये विमान की स्पीड है 1144 किलोमीटर पर घंटा। आपसे कह रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी कैसे निकालेंगे आप, तो दूरी तो यही है ना, आपकी दूरी तो यही है ना, स्पीड इंटू टाइम से, तो 21 गुणे एक्स यही है ना, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपकी 21 गुणे एक्स है, तो आप यहां से कहोगे 21 गुणे 1144, 21 चौक 84 है ना, 21 चौक 84 8 92, 21 से कम 21 9 30, 21 से कम 21 और 3 24, तो 24 0 24,
कितना आया 24,024 किलोमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा 24,024 किलोमीटर। ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी बच्चा, जो आप डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना। देखिए तो यूपीएसआई पीवाई क्यूज के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएसआई का पीवाई क्यूज है, जिसमें मैंने आज आपको पेपर कराया 2 दिसंबर 2021 को, शिफ्ट 2 के मैंने सारे पे क्वेश्चन करा दिए जितने मैथ के क्वेश्चन थे। कुछ डीआई के सवाल थे, वो डीआई में डेटा एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए डीआई यहां पे बन नहीं पाई है। ठीक है ना। पिछला जो मैंने पेपर कराया था उसमें डीआई का क्वेश्चन कराया था, आने वाला जो पेपर कराऊंगा उसमें भी डीआई का क्वेश्चन कराऊंगा, बट जो इस शिफ्ट के डीआई थे उसमें एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पा रहा था। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने डीआई लिया नहीं आज के सेशन में। बाकी डीआई 2-3 और आती है जो डीआई के क्वेश्चन होते हैं। बाकी पूरा पेपर मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, जो भी यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है 2 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 2 का। ठीक है साथियों, आई होप कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, आप बेहतर कर रहे हो और अच्छे से सीख रहे हो। आप अपने एग्जाम का एनालिसिस करिए कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का पैटर्न आपसे पूछा जाता है, क्या क्या बातें होती हैं, ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हो। आज के सेशन को हम लोग इतना रहने देते हैं, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इसके आगे के सेशन को डिस्कस करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, उन बच्चों तक शेयर करिए जो आने वाले 2025 में यूपीएसआई वैकेंसी के लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तो अगर आप उस वैकेंसी के लिए जा रहे हैं तो उन बच्चों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आपके लिए इसी तरह से चलती रहेगी। आप हमारे साथ इसी तरह से कनेक्ट बने रहिए बच्चा। आज के लिए बस इतना है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।